सो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी एंड पावर ये देखेंगे। ये क्लास 10th आईसीएससी के लिए है और ये हम सेलिना कॉन्साइज बुक यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, तो फिजिक्स को भी थोड़ा लेते हुए फिजिक्स को साथ में करते हुए हम इसमें चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट और उस पर हमने न्यूमेरिकल पोर्शन सभी करा दिए हैं। तो इसमें भी हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कराने वाले हैं। ओके, बेसिकली हमारा जो फोकस रहेगा इसके न्यूमेरिकल्स पे रहेगा। इसकी थ्योरी भी हमें देखो, न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसके न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हम आपको कुछ छोटी चीज़ें बताते हैं इसमें कि इसमें क्या क्या होता है हमारा। जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर, ये तीनों चीज़ों में हमको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई क्या है और देयर मेजरमेंट्स, इनको कैसे हम मेज़र करते हैं और उनकी यूनिट्स। तो वर्क वर्क क्या है, वर्क कब डिफाइन होता है? देखो, फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क आप किसे कहते हैं? आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप बैठे हुए पढ़ रहे हो, कुछ भी लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ ड्रॉ कर रहे हो, ओके, आप चल रहे हो, ये सभी हमारे लिए वर्क है। ठीक है, हमारे लिए इवन सोचना भी एक वर्क है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में सभी कुछ वर्क नहीं होता। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क कब डिफाइन होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करते हो और वो फोर्स की डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है, तो फोर्स की डायरेक्शन के ही अलोंग वो मूव करता है, तो हम उसको कहते हैं कि भाई वर्क डन हो रहा है। जैसे यहाँ पर वर्क की एक छोटी डेफिनेशन भी है कि वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। कि जैसे यहाँ पर एक लड़का है, फोर्स कर रहा है एक कार को और कार मूव कर रही है तो वर्क होगा। लेकिन अगर वो फोर्स करे और कार क्या करे, यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई करे और कार मूव ही ना करे तो वर्क नहीं होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जहाँ पर वर्क होता है और जहाँ पर वर्क नहीं होता। जैसे इसमें एग्जाम्पल्स बताए हैं जहाँ पर वर्क डन हो रहा है, जैसे कि मैन वाइल पुशिंग अ कार, अ साइक्लिस्ट वाइल पैडलिंग अ साइकिल, अ हॉर्स वाइल पुलिंग अ कार्ट, अ बॉय गोइंग अप स्टेयर्स, अ कूली लिफ्ट अ लोड। ठीक है, ये सभी टाइप्स हैं हमारे वर्क के। तो इन केसेस में सभी में वर्क हो रहा है। तो फिर किन केसेस में वर्क नहीं होता है, तो उसमें बताया है कि जैसे एक ये बंदा है, ये पहलवान है, ये पुश कर रहा है किसी भी बॉल को, दीवार पर जोर लगा रहा है और दीवार वहाँ से नहीं हिल रही है, बॉल अपनी प्लेस से नहीं मूव हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन जीरो है। क्योंकि वर्क को मेजर करने का फॉर्मूला है क्या, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये आप सभी जानते हो, सबसे सिंपल फॉर्मूला वर्क का कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ वर्क को हम और भी डिफाइन करते हैं कि वर्क एक तो डिफाइन होता है हमारा क्या कि वर्क डन इज इक्वल्स टू, आप क्या कह सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। तो ये क्या हो जाता है, हमारा वर्क डन हो जाता है। लेकिन इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए इसके लिए एक एक्सप्रेशन, एक डेरिवेशन बनाया गया है कि भी इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आता है उसका क्या रोल है इसमें। ठीक है, अब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वर्क, आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसे पुश कर रहे हो और वो इसी डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई किया और वो इंक्लाइन प्लेन पर है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर है, थोड़ा झुके हुए प्लेन पर है, ठीक है, ढलान पर है, और आपने इसमें फोर्स अप्लाई किया, और ये मूव किया इस डिस्प्लेसमेंट, इसने यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन यहाँ पर इसने मूवमेंट किया, लेकिन इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अगर हम इसको सी मान रहे हैं या फिर बुक के अकॉर्डिंग, जैसे ये सी ले रखा है इन्होंने, बी ले रखा है, ये ले रहे हैं आपके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इन्होंने फोर्स अप्लाई किया है। तो देखो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर ये वाला होगा शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट ये। तो अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर आप ये जो हमारा सरफेस है, प्लेन सरफेस है और इंक्लाइन प्लेन के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो का नॉलेज है, ये आपको ज्ञान है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो कौन सा लगाएं कि इसमें बेस वाली वैल्यू दे, तो इसमें लगाते हैं कोस थीटा। कोस थीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और बेस क्या है इसका, कोस थीटा। बेस क्या है इसका, बेस ये ए बी कह रहे हैं, जैसे हम ये ए पॉइंट यहाँ पर लेट कर लो आप, ठीक है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस इसकी एस आ रही है, तो ये हो जाएगा एस कोस थीटा। तो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए बी होगा अगर हमने फोर्स एफ अप्लाई किया। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला देखें तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा ए बी। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर, अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं और डिस्प्लेसमेंट ए बी लेते हैं, लेकिन ए बी के प्लेस पर आप क्या ले सकते हो, ए बी के प्लेस पर ले सकते हो एस डिस्प्लेसमेंट और कोस थीटा। ठीक है, तो ये कोस थीटा इसमें यहाँ से आता है, ये है सिंपल सी बात। लेकिन इसके लिए एक और डेरिवेशन के डिफाइन बताया कि भाई अभी तो हम क्या कर रहे हैं,
फोर्स के अलोंग लेना डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स ले ले तब क्या होगा, तब भी यही आता है। कैसे कि मान लेते हैं आप कह रहे हो कि भाई हम इसको इधर नहीं लेते, हम इसको इधर की तरफ ही लेते हैं कि हम फोर्स इधर की तरफ ही लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारा ये हो रहा है, तब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। देखो फोर्स आप लगा तो रहोगे इधर ही, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई कोई भी इंक्लाइन प्लेन है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप ऐसे, तो अगर हम इसको यहाँ पर एक्सटेंड करें, यहाँ पर एंगल थीटा लेते हैं और ये फोर्स है हमारी, ठीक है, ये फोर्स है, ये यहाँ पर ये 90 बन रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये वाली वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी हमारी, तो ये आ जाएगी एफ कोस थीटा आ जाएगी। वही रिलेशन आप इसमें यूज़ कर सकते हो एफ कोस थीटा के लिए। तो ये बेस, अगर हम इस वाले को बेस ले रहे हैं तो यहाँ पर 90 यहाँ बनेगा ना, 90 ऐसे कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये अगर हम ये बेस ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, देखो इधर की तरफ मूव कर रहे हैं हम, और डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं हम, ये वाला, ओके, लेकिन हम सरफेस के लॉन्ग ही चलेंगे। तो बेस हमारा एफ कोस थीटा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट, यही अभी भी फॉर्मूला क्या होगा वर्क डन का फॉर्मूला, ये इस बार फोर्स हमारी एफ कोस थीटा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसी है, तो इसको हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा कह देते हैं। तो ये कोस थीटा आता है इसमें। अब ये कोस थीटा क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स के अलोंग ही चल रहा है, इनके बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो कोस 0 आपको पता है कितना होता है, कोस 0 क्या होता है हमारा 1। 9th क्लास में हमने कर लिया है, नहीं किया तो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 9th क्लास वाला चैप्टर आप देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो 22 और 23 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और इस पर हमने एक टेबल को ड्रॉ करने वाली वीडियो भी डाली हुई है कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बिना याद किए, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ड्रॉ कर सकते हो, तो उस वीडियो को आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप उसको देख लेना एक बार, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल ड्रॉ करनी नहीं आती है। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस आप सिंपल उस वीडियो को देखें और इसको ड्रॉ कर लें, एक जगह आराम से वैल्यू रख लें। अगर देखो फोर्स भी आपने अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 आ रहा है, तो कोस 0 क्या होता है 1, तो बस इसका फॉर्मूला ये रहेगा, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कभी ऐसा केस हुआ कि आप फोर्स इधर की तरफ लगा रहे हो, मूवमेंट या फिर मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है या फिर मूवमेंट आगे की तरफ हो रहा है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ऐसा हो रहा है, उनके बीच में एंगल आ रहा है 90, तो कभी भी एंगल 90 होगा तो कोस 90 कितना होता है हमारा 0, कोस 90 0 होता है। इस केस में क्या होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वर्क क्या होगा हमारा 0, इन केस में वर्क क्या होगा हमारा 0। ऐसे केस कब होते हैं, ऐसे केस कब होते हैं जब हम फोर्स क्या लेते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलोंग लेते हैं कोई भी मूवमेंट। जैसे कोई बंदा है अपने सर पर कोई भी लोड लेकर भागे जा रहा है, ठीक है, ये भागे जा रहा है, ये बंदा हमारा सर पर लोड लेकर, ठीक है, ये जा रहा है हमारा, लेकिन ये चल इधर की तरफ रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर की तरफ लग रही है, इसमें नीचे की तरफ, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या लग रहा है हमारा 0, तो इस केस में क्या होगा हमारा वर्क डन 0 होगा, ओके। ऐसा होता है इसमें केस। ये केस तो हम लीनियर वाले मोशन में देखते हैं, लेकिन कभी कभी वर्क 0 भी हो जाता है। अब पहले बताओ कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है, क्या वर्क डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। देखो इसमें सिर्फ ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि देखो फोर्स भी वेक्टर और ये क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई होती है, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई होती है, इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, तो हमेशा क्या आता है एक स्केलर वैल्यू आती है। तो वर्क डन एक स्केलर है, याद रखना, वर्क डन एक स्केलर है, लेकिन बनी दोनों वेक्टर फॉर्म से है। ये फोर्स भी वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एक तो होता है स्केलर क्वांटिटी, होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करेगी, उसमें डायरेक्शन भी मेन है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों में ही डायरेक्शन मेन होती है, इसलिए ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ओके। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करे, इसमें हमारा सिर्फ हमें लेना देना होता है सिर्फ किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, वर्क के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। अब बात करेंगे कि भाई यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, कैसे कि अगर हमारा क्या हो जाए हमारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, कि फोर्स इधर की तरफ लग रहा हो, आप इधर की तरफ चल रहे हो। ऐसा कौन सा केस होता है, ऐसा होता है केस जब कि आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, कोई बंदा है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, ये आगे की तरफ मूव कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रही है। तो मूव आगे की तरफ कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, ओके।
तो फिर क्या होगा इस वाले केस में, इन दोनों के बीच में एंगल 180 और कोस 180 होता है -1, तो इसमें -1 आ जाता है इस वाले केस के लिए, तो फिर इसमें माइनस में आ जाती है वैल्यू। ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस हमसे पुटअप करता है एग्जाम में भी कि कब किस केस के लिए। जैसे यहाँ पर केस फर्स्ट दिया है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में हो। जैसे कोई बॉल है वो फ्री फॉल कर रही है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इसी फॉर्म में लग रही है, इसी डायरेक्शन में लग रही है, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो उनके बीच में एंगल 0 और कोस 0 कितना, कोस 0 1, तो इसलिए बस इसका फॉर्मूला रहेगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे एक कूली डज वर्क ऑन अ लोड व्हेन ही राइजेज इट अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि कोई भी बंदा है कोई ऑब्जेक्ट को उठाकर अपने सर पे रख रहा है, तब वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तब वो वर्क कर रहा है किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट। When a body revolves in a circular path under the influence of a centripetal force, on completing one round the displacement becomes 0, so the work done by the centripetal force is 0। इस केस में क्या हो जाता है, वर्क डन ही 0 हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0, तो इसलिए वर्क डन भी 0। इसको हम दूसरे वे में ऐसे समझ सकते हैं, कैसे, एक केस सेकंड 90 वाला दे दिया है इसमें कि वैन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉर्मल का मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री वही केस हमने बताया था कि कोई भी बंदा सर पर रख कर अपने सामान चल रहा है, कोई भी, जैसे एक डंकी का एग्जांपल दे देते हैं कि कोई भी डंकी है, कोई भी जानवर है, कोई भी एनिमल है, वो अपने पीठ पर कोई भी अपना बोझा लाद कर चल रहा है, तो उस केस में जो वेट पर अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलोंग क्या देखें हम उसमें वर्क देखें, तो वहाँ पर वर्क क्या होगा, 0, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलोंग। ओके, लेकिन कूली डज वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट वो वर्क कर रहा होगा, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वो वर्क 0 होगा। ये भी ध्यान रखना है कि वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के पूछ रहा है, फ्रिक्शन के फोर्स के अलोंग पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स के अलोंग क्या होगा, वर्क होगा, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलोंग क्या होगा, वर्क, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अलोंग वर्क नहीं होगा, फ्रिक्शन के अलोंग होगा। जैसे सेंट्रीपिटल का एक इसने एग्जांपल दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो किसी इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो अंदर की तरफ नॉर्मल लगती है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, हमारा 90 डिग्री बन जाता है, इसीलिए कोस 90 0 होता है, इसलिए इस केस में वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो कंडीशन हमने देख ली, 3 कंडीशन पर ये डिपेंड करता है क्या, डिस्प्लेसमेंट, वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, और उनके बीच का एंगल भी पर भी ये डिपेंड करता है। ओके, जैसे केस थर्ड, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट टू द डायरेक्शन देन कोस 180 -1, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस की नेगेटिव फॉर्म में होगा। द वर्क डन ऑन अ बॉडी इज नेगेटिव, दिस इज यूजली द केस व्हेन द फोर्स अपोजेस द मोशन और इट राइजेज स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, तो ये सिर्फ ये शो कर रहा है कि भी फोर्स अपोजिट लग रही है किसके, किसी भी मोशन की, तो इसका मतलब वो उसे रोकना चाह रही है। जैसे यहाँ पर व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी इज 180, दस द वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नेगेटिव। ठीक है, ये बात हो गई हमारी सिंपल सी, ये कि व्हेन अ बॉल ऑफ अ मास m इज थ्रोन अपवर्ड, कि इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, बॉल को ऊपर की तरफ जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, उस केस में भी क्या होगा, उन दोनों के बीच में अपोजिट फोर्स लग रही है। ठीक है, फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रही है, तो इस केस में भी ये क्या होगा, हमारा अपोजिट होगा, मतलब वर्क डन नेगेटिव होगा। अब इसमें देख लेते हैं कुछ यूनिट्स देख लेते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी W इक्वल्स टू mgh होता है, mgh अगर ग्रेविटी के अलोंग चल रहे हैं हम। ठीक है, कि mgh, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू mgh होगा, mg का मतलब फोर्स है और h का मतलब यहाँ पर वही डिस्प्लेसमेंट, तो ये mgh हो जाता है सिंपल। इसकी यूनिट्स ऑफ वर्क आपको बताइए, जूल होता है, और इसकी क्या क्या यूनिट होती है, बड़ी यूनिट इसकी किलो जूल होती हैं, और मेगा जूल होती है, गीगा जूल होती है, ये इस तरीके की यूनिट है इसकी। ठीक है, 1 जूल किससे बना, जैसे आपको पता है वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो ये 1 जूल, और 1 किलो जूल में कितने जूल, 10 टू द पावर 3 जूल, और 1 मेगा जूल में कितने जूल, 10 टू द पावर 6 जूल, 1 गीगा जूल में कितने जूल, 10 टू द पावर 9 जूल। ये इसकी यूनिट्स दिए हैं यहाँ पर। CGS में अगर इसकी यूनिट देखें, CGS यूनिट, CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, तो 1 जूल यहाँ पर 1 न्यूटन में कितने डाइंस होते हैं, क्योंकि CGS में इसमें डाइंस में कन्वर्ट हो जाता है,
तो इसे 10⁵ क्या हो जाएंगे इसमें डाइन्स, एंड 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 10⁻², 100 को कह सकते हो आप 10⁻² सेंटीमीटर। तो इन दोनों को करेंगे हम, बेस सेम पावर है तो 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। 10⁷ डाइन्स सेंटीमीटर इसकी CGN यूनिट हो जाएगी, ठीक है। CGS यूनिट क्या होगी इसकी 10⁷ डाइन्स सेंटीमीटर, या फिर इसको हम क्या कह देते हैं अर्क, तो इसी को हम क्या कह देंगे अर्क। डाइन सेंटीमीटर का क्या बोलेंगे हम अर्क। तो 1 ये है इसकी CGS यूनिट 10⁷ अर्क, ओके। एक ये हो गई यूनिट इसकी, जूल तो हो गई, और एक ये होगी, तो 1 जूल में कितने 1 जूल में 10⁷ अर्क भी होते हैं, ये याद रखना है। फिर इसकी छोटी यूनिट पे आ जाते हैं, तो वही है मिली जूल, माइक्रो जूल, इस तरीके से आ जाते हैं, नैनो जूल, पिको जूल। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी इन चीज़ों को, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक तो इसकी SI यूनिट जूल और एक इसकी CGS यूनिट 10⁷ अर्क, ओके। ये हो गई हमारी बात। अब इसमें आ जाता है पावर। पावर क्या है, सिर्फ पावर है कि भाई वर्क किस रेट से किया जा रहा है, कि कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ही पावर है। तो सिंपल सी बात आपको पता ही है। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वर्क का फॉर्मूला देखा हमने, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या है कि वर्क किस रेट से किया जा रहा है, तो W वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। ये है इसका पावर का फॉर्मूला सिंपल। पावर की यूनिट क्या है, SI यूनिट पावर की आपको पता ही है, वॉट होती है वाट, ठीक है। ये है वाट, ये SI यूनिट है किसकी पावर की। ऐसे ही इसमें भी किलो जूल, मेगा जूल, गीगा जूल, माइक्रो जूल, मिली जूल, ठीक है। माइक्रो और मिली, जैसे मिली जूल होगा तो 10⁻³ जूल हो जाएगा, और माइक्रो, इसे माइक्रो U का सिंबल बनाते हैं इसे, ठीक है, इस तरीके से। इसे क्या बोलते हैं, इसे म्यू भी बोलते हैं वैसे एक, तो 10⁻⁻6 जूल हो जाता है। ये ऐसे इसमें है, यही सभी इसमें है, ठीक है, कि भाई 1 किलो वाट का मतलब 10⁻³ कितने होंगे जूल होंगे। 1 मेगा वाट का मतलब कितना होगा 10⁻6 जूल होंगे। ये होंगे इसमें, ठीक है, ये चीज़ें होंगी इसमें, जैसे इसमें है तो ये यूनिट होगी इसमें। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं इसमें, ये तो हो गया हमारा SI यूनिट इसकी। और जो इसकी यूनिट्स हैं, जैसे इसकी भी CGS यूनिट हो गई, तो इसकी CGS यूनिट कितनी होती है, इसमें भी CGS यूनिट कितनी हो जाती है, पावर इज इक्वल्स टू W/T है, SI यूनिट होगी। SI यूनिट वाट है, लेकिन और CGS यूनिट क्या होगी, अगर हम CGS यूनिट देखें इसकी, तो CGS यूनिट में वर्क की CGS यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट देखी थी हमने 10⁷ R, ये थी। सेकंड में तो मैं ले नहीं है टाइम, तो बस ये क्या हो जाता है 10⁷ अर्ग पर सेकंड, ऐसे लिख लो अर्ग पर सेकंड, या फिर सेकंड माइनस 1 लिख लो, ठीक है। इस तरीके से ये इसकी क्या हो जाती है CGS यूनिट हो जाती हैं। इसकी कुछ और यूनिट्स भी हैं, जैसे इसमें क्या लेते हैं हम, ये मेगावाट वगैरह तो हो गए कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू कितना 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻6 वाट, 1 गीगावाट इज इक्वल्स टू 10⁻9 वाट, ठीक है, ये तो है ही हमारे पास। और माइक्रो वाला भी है कि 1 मिली वाट इज इक्वल्स टू 10⁻³ वाट, और 1 माइक्रोवाट इज इक्वल्स टू 10⁻6 वाट। लेकिन इसकी एक और यूनिट है हॉर्स पावर की, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट 746 वॉट, ठीक है। अब ये हॉर्स पावर कितना का मतलब क्या है, यहाँ पर हॉर्स पावर का मतलब यहाँ पर हॉर्स की पावर नहीं है, घोड़े का कोई पावर ऐसी नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी, वैसे हॉर्स पावर हॉर्स से ही बनी हुई है कि भी हॉर्स किसी भी चीज़ को किस रेट से खींच सकता है, कि अगर कोई भी बंदा है या कोई भी जानवर है, या फिर जैसे हॉर्स है, हॉर्स की पावर को देखें हम, कि अगर वो 550 पाउंड के वेट को क्या करता है, 555 पाउंड के वेट को 1 सेकंड में 1 फुट तक उठा पाए, ठीक है, उठा पाए, इसको खींच सके, ऐसे कह सकते हो आप, तो फिर हम क्या कहते हैं, ये 1 हॉर्स पावर क्या होती है, इसकी एनर्जी होती है। ये होता है इसका मीनिंग। अब 550 पाउंड का मतलब 1 पाउंड में 400 के आसपास ग्राम होते हैं हमारे, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 250 kg के अराउंड इसका वेट आता है।
कि 250 वेट को वो 1 फीट तक उठा ले, ठीक है, 1 फुट तक उठा ले। जैसे अगर मान लेते हैं पुली बांधी, जैसे हम वेल होता है, वेल में से क्या निकालते हैं, पानी निकालते हैं, खींचते हैं, तो ऐसी कोई वेट है उसको 1 फुट उठाने में जितना क्या लगता है हमारा पावर लगती है, उसी को हम क्या कहते हैं 1 हॉर्स पावर। और ये किसके इक्वल होती है 746 वाट के अकॉर्डिंग। ओके, ये है इसमें इम्पोर्टेंट। अब अगर हम बात करें इसमें आगे कि वर्क और पावर देखो सिंपल है। वर्क क्या है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, और पावर क्या है वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क है। ये डिपेंड नहीं करती टाइम पर, ये डिपेंड करती है, ठीक है। ये एसआई यूनिट इसकी जूल है और इसकी वाट है, ऐसे डिफरेंस बता सकते हो, ऐसे डिफरेंस आ भी जाते हैं। फिर एनर्जी और वर्क, अगर हम दोनों चीज़ें देखें, एनर्जी और वर्क सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है, वर्क की भी यूनिट जूल होती है, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन एनर्जी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई अगर किसी चीज़ के अंदर एनर्जी है तो वो वर्क कर सकता है, और अगर कोई बंदा वर्क कर रहा है तो समझो वो उसके अंदर एनर्जी है। कहने की बात तो वही है कि भाई तुम्हारे अंदर कुछ एनर्जी स्टोर है तो तुम वर्क कर सकते हो, और अगर कोई बंदा वर्क कर रहा है तो समझो कि भाई उसकी एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, उसकी कार्य करने की क्षमता, ठीक है, वो है। तो यूनिट्स ऑफ एनर्जी वही है भाई, ऐसा यूनिट इसकी भी जूल होती है। और अगर हम क्या करते हैं सीजीएस करते हैं तो वही सेम यूनिट है जो हमारी किसकी है, वर्क की है। वाट आर एक यूनिट आती है इसकी, वाट आर, जैसे यहाँ पर तो बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी वाट आर, किलो वाट आर, ठीक है। तो जो वाट आर की भी कितनी पावर कंज्यूम की जा रही है 1 घंटे में, 1 वाट आर इज द एनर्जी स्पेंड बाय अ सोर्स ऑफ ए पावर 1 वाट इन 1 आवर, ठीक है। 1 वाट पावर 1 घंटे में कंज्यूम की जा रही है, तो इसे 1 वाट कहते हैं, 1 वाट आवर। तो 1 वाट आवर में 3.6 किलो जूल होते हैं, या फिर 3600 जूल कह सकते हैं। लेकिन 1 किलो वाट आवर इसे हम कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, 1 किलो वाट आवर को। भी कोई भी अप्लायंसेस है अगर वो उसकी एनर्जी किलोवाट में मेज़र करें और पर आवर वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा उसकी किलोवाट आवर एनर्जी होगी। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मेगा का मतलब क्या है 6, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये भी आ जाता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 कितना 6 जूल। होता क्यों है, क्योंकि देखो ये किलोवाट है, किलोवाट का मतलब है 10⁻3 मतलब 1000 वाट। आर का मतलब कितना है, आर का मतलब अगर हम इसको सेकंड में चेंज करें तो 16 × 60 सेकंड, बस। तो सिंपल है, तो यही क्या हो जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 3 36 और ये 10⁵ आ रहा है, लेकिन इसे पॉइंट लगाने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो बस इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 और ये 10⁻6 जूल, इसलिए इसमें इतना होता है। अब जूल कैसे हो गया, ये क्या है भाई, ये वाट है, तो वाट की जो यूनिट होती है वो जूल पर सेकंड ही तो होती है, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो जूल ही तो बच रहा है, इसलिए इसकी यूनिट जूल आ रही है। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होंगे, ओके। लेकिन अगर ये वाट आवर है तो बस इसमें क्या हो जाएगा, 10⁻6 की जगह 10⁻3 हो जाएगा, ओके। तो ये हो गया इसमें सिंपल इसका। अब इसमें एक और यूनिट है कि भाई कैलोरी क्या है, ठीक है। कैलोरी अगर हीट के कोई भी हीट एनर्जी उसको मेज़र करते हैं तो हम कैलोरी में मेज़र करते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 कैलोरी 4.1, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 4.18 जूल, या फिर 1 जूल में कितनी कैलोरी 0.24 कैलोरी, ओके। ये हो गया। और 1 किलो कैलोरी की अगर हम बात करें, 1 किलो कैलोरी में क्या होगा हमारा, तो 1 किलो कैलोरी में किसके इक्वल होगा हमारा ये, इसमें 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4.18 में 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे, 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 4180 कितना जूल, इसके ये जूल के इक्वल होता है। ये हमने कैलोरीमेट्री वाले चैप्टर में किया था, वो हमने कराया है आपको, उसके न्यूमेरिकल वगैरह।
तो उस चैप्टर को भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें एक और यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर हम एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी की ट्रांसफ़र की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके एनर्जी आती है हमारी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है हमारा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ओके, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये 9th में किया था हमने, तो बस ये याद रखना है आपको, सिंपल। अब एनर्जी और पावर में डिफरेंस की भी, एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है। ये एनर्जी और पावर वही है जो वर्क और पावर में जो डिफरेंस था। इट एनर्जी स्पेंड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। ये भी टाइम पर डिपेंड नहीं करती, जैसा भी हमने वर्क और पावर वाले में डिफरेंस देखा था वही है, सेम। ओके, कुछ भी नहीं है। अब न्यूमेरिकल्स की बात करें अगर हम इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, देखो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये रहा हमारा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू, आपको पता ही है 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है? ये एनर्जी की यूनिट है। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं कि ए बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स 10 kgf गेट्स डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, ये बताना है इसमें। तो देखो इसमें क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या गिवन है। तो देखेंगे इसमें गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारे पास फोर्स, लेकिन ये किलोग्राम फोर्स क्या है? ये किलोग्राम फोर्स क्या है? आपको पता है कि 1 किलोग्राम फोर्स में कितने न्यूटन होते हैं? ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, किलोग्राम फोर्स वाला सिस्टम। तो 1 किलोग्राम फोर्स में 9.8 न्यूटन होते हैं, लेकिन हम इक्विवेलेंट 10 न्यूटन अगर हम ले लेते हैं इसे, ओके, इक्विवेलेंट टू 10 न्यूटन, तो हम इसकी वैल्यू 10 लेकर इसको सोल्व कर लेंगे। इसने जी की वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी इसने हमें दी भी है, ठीक है, इसलिए हम इसमें 10 ले लेंगे डायरेक्ट। अब हमें क्या करना है इसमें? तो ये जो फोर्स है हमारे पास 10 kgf, इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ये 100 न्यूटन। एंड डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू है हमारे पास कितनी? एस की वैल्यू है हमारे पास, एस की वैल्यू 0.5 मीटर। और क्या गिवन है इसमें? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो बस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी है हमारी? 100 और डिस्प्लेसमेंट कितना? 0.5। पॉइंट हटाओ नीचे 10, या 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया हमारा 50। क्या? वर्क डन। तो वर्क डन कितना हो गया हमारा? 50 कितना? जूल, ठीक है, वर्क की यूनिट जूल। सेकंड पार्ट में इसमें क्या कर रहा है, क्या कर फाइंड करने के लिए बोल रहा है? सेकंड में कह रहा है कि एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फोर्स एंड नॉर्मल टू द फोर्स। तो अगर 60 डिग्री हो एंगल, तब क्या होगा? अगर एंगल 60 डिग्री हो तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू में कोस थीटा होता है। ओके, फोर्स की वैल्यू कितनी है? वही है 100, डिस्प्लेसमेंट यही है 0.5, या फिर हम ये फाइंड भी कर चुके थे। और थीटा कितना है हमारा? कोस 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री। तो इनको सोल्व कर रहे हैं तो 50 ही आ रहा है, लेकिन कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 25। क्या? जूल, 25 जूल आएगा। और अगर नॉर्मल है मतलब थीटा 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है फिर तो वर्क डन हमारा कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि कोस 90 कितना होता है? 0। अब आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वर्क कितना होगा? 0 इस केस में। ओके, तो इसमें होगा 0 हमारा। ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम बात करें सेकंड में। सेकंड में कह रहा है कि बॉय ऑफ मास 40 kg, मास गिवन है, अप द स्टेयर्स एंड रीचेस द रूफ एट द हाइट 8 मीटर। तो वो क्या कर रहा है? स्टेयर्स पर चढ़ रहा है और 8 मीटर हाइट पर ऊपर रूफ पर पहुंच जाता है। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वही है, F=mg होता है। तो आप सिंपल इसमें कर लोगे। इसका क्या दिया है? मास गिवन किया है। मास कितना गिवन किया? 40 kg है। मास कितना गिवन किया है? 40 kg। तो मास 40 kg लेते हैं इसमें। एंड हमें और क्या गिवन किया है? और गिवन किया है इसकी हाइट कितनी है? 8 मीटर, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। और टाइम कितना गिवन किया है? 5 सेकेंड। फर्स्ट में हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट में फाइंड करना है हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी F=mg होगा। मास है 40 और ग्रेविटी कितनी है? ग्रेविटी किसने बोला है? जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो 10 लेंगे तो ये हो जाएगा 400 कितना? न्यूटन।
सेकंड में क्या बोला है इसने फाइंड करने के लिए, वर्क डन बाय द हिम अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, वर्क डन होगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो आ ही रहा है हमारा 400 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 8। तो इसने अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसमें माइनस साइन भी ले सकते हैं, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि फोर्स अपोजिट लग रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन की। ओके, तो 4 8 जा 32, तो 32 100 क्या आएगा इसमें, जूल आएगा, इतना जूल वर्क होगा। पावर स्पेंड बाय द बॉडी, तो पावर के लिए हम वर्क डन अपॉन क्या करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क आई क्या हमारा है 3200, टाइम कितना 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 0, तो ये इतना वाट हो जाएगा। ठीक है, 640 वाट ये हो गया इसकी पावर। सिंपल से क्वेश्चन है, वही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन कर देना है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो हमारे। अब देखते हैं इसमें थर्ड वाला पार्ट इसका, कि थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या रहा है, ए मैन स्पेंड 6.4 किलो जूल एनर्जी इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी बाय 64 मीटर। तो इस बार एनर्जी इसने गिवन की है, एनर्जी बोल दो या फिर वर्क बोल दो, 6.4 किलो जूल। अगर हम इसे जूल में करें तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 जूल। ठीक है, किलो जूल में क्या करते हैं हम 10 टू द पावर 3 की मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 64 मीटर इन द डायरेक्शन इन विच ही अप्लाइज फोर्स इन कितने सेकेंड, टाइम है 2.5 सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड फाइंड करनी है इसमें कि फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा इसमें भी हमारा, फोर्स इज इक्वल्स टू तो mg होता है, लेकिन वर्क डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग अगर इसमें वर्क लगाएं, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगाएं और फोर्स की वैल्यू फाइंड करें, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या है हमारा, वर्क डन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, क्योंकि हम SI यूनिटी लेंगे हमेशा। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट S क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जो है 64, पॉइंट हटा रहे हो तो नीचे कितना आ रहा है 10, 64 से पूरा 64 कैंसिल, यहाँ पर एक 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 टू द पावर 2 मीन्स 100 क्या न्यूटन, 100 न्यूटन इसकी क्या आ रही है, फोर्स आ रही है, करेक्ट है। फिर हमें फाइंड करना है क्या, द पावर स्पैन, की पावर कितनी स्पैन हो रही है, वो भी हॉर्स पावर में। तो बताओ पावर स्पैन, पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन है ही हमारे पास ये रहा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, लेकिन टाइम कितना है, टाइम है 2.5, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं किसी सेम टेबल से नहीं। अब ये जो पावर है वो है किसमें, वाट में। 1 वाट में कितने हॉर्स पावर होते हैं, 1 वाट में होते हैं 746 हॉर्स पावर। तब इसे हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए 746 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बस आप इसे 746 से मल्टीप्लाई करना। ओके, और यहाँ पर 64 10 टू दी पावर 3 और डिवाइड में कितना 25, सोल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसमें करके देख लेना इसे, 3.43 हॉर्स पावर। ओके, ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, ए वेट लिफ्टर लिफ्टेड अ लोड ऑफ 200 kgf। तो अब देखो इसमें जो फोर्स है 200 kgf है टू अ हाइट ऑफ 2.5 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन एंड द पावर डेवलप्ड बाय हिम। सेम है बिल्कुल वही, टेक जी की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 10 न्यूटन पर केजी लेनी है। ओके, तो सिंपल है, इसमें भी हम फोर्स को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, अगर हमारे पास 200 kgf है, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 10 की तो ये हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, ये हो गया इतना न्यूटन इसकी फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2.5 मीटर और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकेंड। यस, 5 सेकेंड टाइम है। फाइंड क्या करना है इसमें, फर्स्ट हमें वही है कि आपको फाइंड करना फर्स्ट में वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन फाइंड करते हैं, ऐसा सिंपल। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारी 2000, डिस्प्लेसमेंट 2.5, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 दूनी 50, तो ये कितना हो गया हमारा 5000। ठीक है, 25 टू 50 और 2 जीरोज और की हमने, तो इतना जूल 5000 जूल।
एंड हमें सेकंड में क्या फाइंड करना है, इसमें सेकंड में फाइंड करनी है इसमें पावर डेवलप है ना, कह रहा है पावर डेवलप्ड बाय हिम। तो पावर फाइंड करने के लिए वर्क अपॉन टाइम, वर्क है ये 5000, टाइम है कितना 5 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 1000 वाट। ओके 1000 वाट पावर आ गई इसकी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या रहा है कि ए मशीन रेजेस अ लोड ऑफ 750 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 16 मीटर इन 5 सेकेंड। तो एक मशीन कितना लोड उठाती है 750 न्यूटन कितने हाइट तक 16 मीटर इन 5 सेकेंड में, ठीक है 5 सेकेंड में ये इतना लोड उठाती है। कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंड बाय हिम, तो वही है एनर्जी के लिए वर्क डन हमें निकालना है। तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ये रहा डिस्प्लेसमेंट ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 फोर्स दे रखा है हमें डायरेक्ट कितना 750 न्यूटन एंड क्या गिवन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना 16 मीटर एंड टाइम गिवन है कितना, टाइम गिवन है 5 सेकेंड। आपको फाइंड क्या करना है एनर्जी स्पेंड बोल दो या फिर वर्क डन बोल दो। एनर्जी स्पेंड या फिर वर्क डन हमारा कितना होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 750 इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर 16 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, क्या यही आ रहा है 12,000 आ रहा है ना इसमें आंसर, 12,000 ही आ रहा होगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो वैसे 75 की 16 से 6 5 जा 30 0 3 6 7 जा 42 और 3 45, यहाँ पर इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यही आ रहा है हमारा, ठीक है। तो 1200 आ रहा है, जीरो एक और ऐड कर देंगे 12,000 कितना जूल, ये एनर्जी स्पेंड है। एंड सेकंड में कह रहा था पावर ऑफ द मशीन इफ इट इज़ 100% एफिशिएंट, अगर ये 100% एफिशिएंसी देती है, वैसे ऐसी कोई मशीन नहीं है जो 100% एफिशिएंसी दे, कुछ जो उसकी एनर्जी है वो क्या हो जाती है वेस्ट हो जाती है किसमें हीट एनर्जी में या फ्रिक्शन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें पूरी पावर फाइंड करनी है सिंपल इसकी, तो पावर इज इक्वल्स टू सिंपल क्या होगा वर्क अपॉन टाइम, वर्क है 12,000, टाइम कितना है 5 से डिवाइड करो 5 2 ज़ा 10 फिर 2 कैरी 5 4 ज़ा 20 फिर ये 00 इतना वाट आएगा 2400 वाट। क्वेश्चन नंबर है ये 5। ओके क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 6 एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 3 किलोवाट इज यूज फॉर 10 आवर, हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, एक्सप्रेस योर आंसर इन किलोवाट आर। आपको किलोवाट आर में एनर्जी करनी है, एक्स पे तो सिंपल है 3 की 10 से मल्टीप्लाई कर दो 30 किलोवाट एनर्जी। जूल में करने के लिए इसी में 3.6 × 10⁻6 की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 किलोवाट आर में कितने जूल 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डायरेक्ट गिवन कर रखा है क्या, पावर हमें गिवन की है कितनी किलोवाट, किलोवाट में 3 किलोवाट एंड और टाइम गिवन किया हमें कितना 10 आवर। ओके तो अगर हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम कह सकते हो आप, क्यों, क्योंकि वर्क डन तो है, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, पावर 3 वर्क टाइम 10 तो ये हो जाएगा 30 किलोवाट आवर। इसी को ही अगर हमें क्या करना है जूल में कन्वर्ट करना है, तो देखो इसी एनर्जी को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आवर में कितने होते हैं 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻6 जूल, अभी इसी किया था हमने। तो इसको सोल्व कर लो, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, ये 10 से ए 0 कैंसिल 3 से मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा 108 × 10⁻6 कितना जूल। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है साइंटिफिक जो फॉर्म है हमारी उसमें पॉइंट यहाँ आना चाहिए, तो 100 से आप क्या करोगे डिवाइड करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1.08 और यहाँ पर 10⁻, ये क्या है 10⁻2 है 10⁻6 है 10⁻8 जूल हो जाएगा, ये आंसर आ रहा होगा इसमें सेकंड पार्ट में इसके। ओके तो देखो आप सेकंड पार्ट में ये आंसर है क्या, यस यही है 1.08 × 10⁸ जूल। 7th क्वेश्चन देखो आप, 7th में कह रहा है कि वाटर पंप राइजेस 50 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप यूज, एज्यूम 100% एफिशिएंसी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, टेक जी की वैल्यू ये लेनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये लेना है। अब ये डेंसिटी ऑफ वाटर जी की वैल्यू क्यों दे रखी है देखो आप,
तो इसमें भी सिंपल है हमारा कि अगर हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए, हमें क्या करना है इसका, कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप, पावर चाहिए। पावर के लिए हमें वर्क चाहिए, वर्क अपॉन टाइम चाहिए। वर्क कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन गिवन क्या क्या है हमारे पास, देखो गिवन है इसका लीटर में दे रखा है, ठीक है, मास नहीं दे रखा हमें वाटर का। वाटर की वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखी है 50 लीटर। इसको मीटर में चेंज करोगे आप तो क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, या फिर कह सकते हो 10⁻, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब में, नहीं 1000 से डिवाइड करेंगे हम, 1000 से डिवाइड करेंगे तो तब ये क्या होगा हमारा, मीटर क्यूब में होगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओके, तो 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो 1000 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए, ये होगा हमारा। आप इसे ऐसे छोड़ सकते हो। फिर और क्या है हमारे पास गिवन, और गिवन हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट जिसे हम हाइट कह रहे हैं, और ये टाइम। डिस्प्लेसमेंट जिसे हम हाइट कह रहे हैं, या फिर हाइट ही ले लो आप, कितना हाइट कितनी है 25 मीटर, टाइम कितना है 5 सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड। ओके, अब अगर हमें चाहिए पावर, पावर के लिए होता है W/T। W कैसे निकालोगे, W के लिए या तो आप लगाओ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ही हमारे पास, लेकिन यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट के अकॉर्डिंग चल रहा था। यहाँ पर जो W होगा वो mgh होगा, ठीक है, फोर्स के लिए mg, डिस्प्लेसमेंट के लिए हाइट अपॉन में टाइम। m की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ तो हमें वॉल्यूम दे रखी है, तो m की वैल्यू इसने डेंसिटी भी तो दे रखी है वाटर की, वाटर की डेंसिटी की बने हमें कितनी, वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब ये दे रखी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। अब इसका क्या रिलेशन लगाए मास निकालने के लिए, देखो मास इज इक्वल्स टू, या फिर डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी 10⁻³ या फिर 1000, और वॉल्यूम कितनी, वॉल्यूम है हमारी कितनी, वॉल्यूम है ये, इसको आप 50/1000 भी कह सकते हो, और 1000 से 1000 कैंसिल, तो ये 50 kg ही इसका मास आ जाएगा। ओके, तो 50 kg इसका मास होगा। जी की वैल्यू इसने 10 गिवन कर ही रखी है, हाइट हमें दे रखी है 25, टाइम हमारे पास है 5 से कैंसिल कर लोगे यहाँ पर 10, इनको मल्टीप्लाई कर लो 2500, क्या आ रहा है पावर, पावर किस में करते हैं मेजर, वाट में, तो 2500 वाट ये आ गई पी की वैल्यू इसमें। ओके, ये करना था सिंपल। तो देखो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, बस वही हमारे पास होनी चाहिए, उसी से क्वेश्चन हो जाता है हमारा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए पंप इज यूज टू लिफ्ट 500 kg ऑफ वाटर फ्रॉम अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर। तो वही है भाई, हमें मास दे रखा है, इसमें मास गिवन किया है हमें 500 kg, और हाइट गिवन की है 80 मीटर, टाइम गिवन किया है कितना 10 सेकेंड। आपको क्या बताना, वर्क डन बाय द पंप। तो वही है, ये खींचने वाला सिस्टम है, ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, इसको पुल करना है। तो वर्क डन इस बार जो फॉर्मूला लेंगे हम डायरेक्ट mgh ही ले लेते हैं, क्योंकि ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। m की वैल्यू 5000 है, g की वैल्यू इसने कहा कितनी यूज़ करनी है आपको, g की वैल्यू 10 यूज़ करनी है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 10, और हाइट कितनी है 80, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 = 40, और ये कितने जीरोज आएंगे, 1 2 और ये 4 जीरोज और आ रहे हैं इसके आगे, 1 2 3 4, टोटल 5 जीरो है, इतना जूल आएगा। आंसर किस फॉर्म में गिवन किया है, 10⁵ बोल दिया है इसने, तो आप इसे 10⁵ भी बोल सकते हो, क्योंकि 5 जीरोज हैं। ओके, फिर सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में फाइंड कर रहा है पावर एट विच द पंप वर्क। तो इसकी पावर निकालनी है हमें, पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, देखो W/T। W की वैल्यू हम फाइंड ही कर चुके हैं, ये 4 × 10⁵ कह दो इसको, डिवाइड बाय टाइम 10 सेकेंड, एक पावर कम हो जाएगी, 4 × 10⁻, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁴ क्या, वाट, ठीक है, इतना वाट हो जाएगा इसमें, ये आ रहा है 40 किलोवाट बोल दिया है इसने, इसे 40 किलोवाट बोल सकते हो आप। कैसे, एक ज़ीरो इसे दे दो, ये 10⁻³ बचेगा,
तो इसी को हम क्या कह सकते हैं 40 किलोवाट। ओके, ऐसे छोड़ दो, बिल्कुल सही है, जरूरी नहीं है ऐसे लिखना। पावर रेटिंग ऑफ अ पंप इफ इट इज़ एफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंसी इज़ 40%, इसकी एफिशिएंसी अगर 40% है तो पावर रेटिंग बताओ। देखो, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू यूजफुल पावर अपॉन पावर इनपुट, ठीक है, कितना पावर इनपुट हमें मिल रहा है, तो वही पावर इनपुट हमें अगर फाइंड करना है तो इसको हम कर लेंगे सोल्व। कैसे कि सिंपल, अगर इसमें हम देखें क्या कि एफिशिएंसी जो आ रही है हमारी, एफिशिएंसी जो आ रही है हमारे पास क्या है कि पावर, यूजफुल पावर, यूजफुल पावर और अपोर में पावर इनपुट जितना हमें मिल रहा है, क्या फाइंड करना है हमें, इसकी पावर इनपुट ही फाइंड करनी है कि पावर रेटिंग क्या है, हमें किस रेटिंग से मिल रही है पावर, तो पावर इनपुट के लिए एफिशिएंसी डिवाइड में लेके आ जाएंगे। तो या तो आप इसकी वैल्यू यहीं रख लो कि भाई 40% है ये, यहाँ पर यूजफुल जो पावर है हमारी वही है 40 किलोवाट कह दो, या फिर 40 इंटू 10⁻³ क्या कह दो, वाट कह दो, डिवाइड में कितना पावर इनपुट। तो ये पावर इनपुट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 इंटू में ये 10⁻³ जीरोस कह सकते हो इसे, या फिर 10⁻³ कह सकते हो, और यहाँ पर 40% है, परसेंटेज हटाएंगे अगर हम, डिवाइड बाय 100 आएगा, और वो जो डिवाइड बाय 100 आएगा, समझ रहे हो इस बात को, ये जो डिवाइडेड बाय 100 आएगा ना वो ऊपर चला जाएगा, 40 से 40 कैंसिल, तो ये 100 इंटू 10⁻³ है, तो इसे आप 100 क्या कह सकते हो, किलो वाट भी कह सकते हो, तो इसका आंसर भी 100 किलो वाट ही आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि जो हमें पावर इनपुट मिल रहा है वो इस टाइप से हमें इतना मिल रहा है, ठीक है, 100 किलो वाट। ओके, अब हम देखेंगे इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 9, 8 तो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है कि एन ऑक्स कैन अप्लाई अ मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑक्स, इट इज टेकिंग पार्ट इन अ कार्ट रेस एंड इज एबल टू पुल द कार्ट एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला है, वाइल मेकिंग द बेस्ट एफर्ट कैलकुलेट द पावर डब्ल्यू। पावर का एक और फॉर्मूला है, क्या है पावर का एक और फॉर्मूला, कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, वर्क अपॉन टाइम होता है, लेकिन वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखें तो वेलोसिटी भी हो जाती है, तो हम इसमें वेलोसिटी भी ले लेते हैं, ठीक है, इसकी एवरेज वेलोसिटी लेते हैं हम इसमें। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम 9 तो कर सकते हैं, फोर्स हमें गिवन ही है, देखो फोर्स हमें गिवन है 1000 न्यूटन, और इसने कहा है टेकिंग पार्ट, और ये किस कांस्टेंट स्पीड कितनी है इसकी, 30 मीटर पर सेकंड है, जिससे वो खींच सकता है इसे। तो बस हम 30 मीटर पर सेकंड डायरेक्ट यहीं ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 30,000 लिख लो, या 30 इंटू 10⁻³ किलो वाट लिख लो। क्या लिखा है इसमें आंसर, 30 किलो वाट ही है, क्यों, क्योंकि आप 30 इंटू 10⁻³ इसी को क्या कह सकते हैं 30 किलो वाट। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 10, पावर ऑफ ए मोटर इज 40 किलो वाट, पावर गिवन है, एट वॉट स्पीड कैन द मोटर रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन। तो सिंपल इस बार हमें स्पीड फाइंड करनी है, वही पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर है 40 किलो वाट, 40 किलो वाट, 40 किलो वाट को कह सकते हैं 40 इंटू 10⁻³ वाट, फोर्स 20,000 न्यूटन की, ठीक है, 20,000 न्यूटन की, वेलोसिटी अगर हमें फाइंड करनी है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये है 4 और ये है 3 टाइम्स 0, और ये है 20,000, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 क्या मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकंड क्या होगा इसकी वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर वही मीटर सेकंड -1 ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों ही वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन करेक्ट हैं। ओके, तो ये वेलोसिटी है, समझ गए, ये है क्वेश्चन नंबर 10। 11 में राजन exerts a force of 150 न्यूटन इन पुलिंग अ कार्ट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द पावर। सिंपल है,
फोर्स एरी वेलोसिटी एरी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ रहा 1500 वॉट। ही तो करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हो रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में डायरेक्ट फार्मूला हो रहा है कि पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स है कितनी 150, वेलोसिटी कितनी 10, मल्टीप्लाई करेंगे 1500 क्या वाट। ओके, यही आ रहा है इसका आंसर 1500 वाट। क्वेश्चन नंबर 11। 12 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, ए बॉय वेइंग 350 न्यूटन, मतलब फोर्स है इसका ये 350 न्यूटन, अब 30 स्टेयर्स, ये क्लाइम करता 30 स्टेयर, ईच स्टेयर्स 20 सेंटीमीटर हाई है इन 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट या फिर इसकी जो हाइट है हम कैसे निकालेंगे। 30 क्या है स्टेयर्स हैं, 30 स्टेप्स हैं या फिर 30 स्टेयर्स कह सकते हैं, और एक जो स्टेप है वो 20 सेंटीमीटर की है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 600 सेंटीमीटर, इतना हाइट वो क्लाइम किया, और इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 6 मीटर हाइट। टाइम कितना 1 मिनट, और 1 मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा 60 सेकंड। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, कैलकुलेट वर्क डन। तो वर्क डन फाइंड कर लो, सिंपल है। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितनी 350, डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा देखो, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6 5 जो 30 का 0, 3 कैरी, 6 3 18 और 3 21, 100 क्या वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, तो ये आ गया जूल। फिर क्या करना है फाइंड, पावर स्पेंड यूज़ करना है आपको, पावर स्पेंड सेकंड पावर स्पेंड फाइंड करना। तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम, वर्क है 2100, टाइम है कितना 60 सेकंड में लेंगे, कैंसिल करो कितना आ रहा है 6 3 18, 3 कैरी 6 5 30, तो सिर्फ कितना आ रहा है ये 35 क्या वाट, 35 वाट आ रहा है। ठीक है, करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। 13 देखते हैं, कह रहा है कि इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए ऑफ अ मास 50 kg टू क्लाइम अप द स्टेयर्स while another person B of the same mass does the same in 15 seconds. Compare the work done, power developed by the person A and B. तो सिंपल है, देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको किस तरीके से करने हैं। दो बंदे हैं ए और बी की बात करें अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में ए एंड बी। ठीक है, ये कह रहा है कि इट टेक्स 20 सेकेंड फॉर अ पर्सन ए, टाइम कितना ले रहा है 20 सेकेंड, ऑफ अ मास कितना है इसका 50 kg टू क्लाइम अप द स्टेयर वाइल अनदर पर्सन बी ऑफ द सेम मास सेम है, और ये कितना टाइम ले रहा है, ये ले रहा है 15 सेकेंड, मास सेम है इसका 50 kg। तो आपको सबसे पहले इनके वर्क डन को कंपेयर करना है, दोनों के वर्क डन। तो मान लेते हैं वर्क डन ऑफ ए है और ये वर्क डन ऑफ बी है। कंपेयर करने का मतलब इनका रेशो निकालो या फिर इनको डिवाइड कर दो। वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फिर इस केस में हम mgh अगर हम लगाते हैं mgh, यहाँ पर भी mgh। देखो जी तो दोनों के लिए सेम होगा, मास भी दोनों का सेम ही है, 50-50 कैंसिल, तो हाइट भी दोनों की सेम ही है, सेम हाइट पर वो क्या कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं, दोनों क्लाइम कर रहे हैं। तो फिर हाइट भी दोनों की सेम है, तो रेशो कितना आ जाएगा 1:1। सिंपल है ये हमारा, क्योंकि सभी चीज़ें सेम है, ये सेम हाइट के लिए ये भी क्लाइम कर रहा है, ये भी, दोनों के लिए जी भी सेम रहेगा, दोनों के लिए मास भी सेम है। अब टाइम पर डिपेंड करता नहीं है वर्क डन, इसलिए रेशो क्या आ गया हमारा 1:1। सेकंड में कह रहा है कि अगर हम क्या लें इसमें, पावर का क्या निकालें, पावर डेवलप्ड बाय ए एंड बी, पावर का रेशो निकालें, तो वही पावर ऑफ ए अपॉन पावर ऑफ बी। तो यहाँ पर वही है कि वर्क डन ऑफ ए अपॉन टाइम स्पेंड बाय ए, और यहाँ वर्क डन ऑफ बी अपॉन टाइम स्पेंड बाय बी। ये जो दोनों का वर्क डन है वो सेम आया था, वर्क डन ऑफ ए इंटू यहाँ पर टाइम स्पेंड बाय बी, और यहाँ वर्क टाइम स्पेंड बाय ए और वर्क डन ऑफ बी, ये दोनों में सेम आ रहा है हमारा, क्योंकि इसकी जगह हम वही रखेंगे mgh, इसकी जगह भी पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। बी ने कितना टाइम स्पेंड किया है 15 सेकेंड, और ए ने कितना किया 20 सेकेंड, कैंसिल कर लो, तो 5 3 15 और 5 4 20, तो 3:4 ये आ रहा है इसमें रेशो। ठीक है, 3:4 ये आ गया हमारा सिंपल। ओके, 14th में ए बॉय वेइंग 40 kg एफ क्लाइम्स अप अ स्टेयर ऑफ 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 4 minutes एंड अ
गर्ल वेइंग 30 kgf डज अ सेम इन 3 मिनट्स। वो सेम स्टेप्स को मतलब फॉलो कर रही है, सेम हाइट पर ही रीच कर रही है। तो कंपेयर द वर्क डन बाय देम, उनका वर्क डन को कंपेयर करो पावर डेवलप। तो बिल्कुल सेम यही है इसमें कि वर्क डन को कम करना है आपको और पावर डेवलप को करना है। ओके, तो अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम है भाई, ए एक बी, ठीक है, बॉय और गर्ल को अगर हम ए और बी ले रहे हैं, इसमें एक बॉय का वे है जिसमें हम इसको इसकी फोर्स ले सकते हैं कितनी, 40 kgf, ठीक है। और जो गर्ल है उसकी फोर्स कितनी है, उसकी फोर्स है हमारी 30 kgf। ओके, फिर अगर हम क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट देखें तो 30 स्टेप्स हैं और हर एक का हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो वही 600 सेंटीमीटर, और 600 सेंटीमीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, तो 6 मीटर। टाइम, ये कितना टाइम ले रही है, मतलब ये कितना टाइम ले रहा है जो बॉय है, वो है 4 मिनट। और जो गर्ल है वो कितना टाइम ले रही है, डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए सेम होगा, टाइम दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है, 3 मिनट। सबसे पहले बताना वर्क डन बाय देम, कि उनका वर्क डन को कंपेयर करना है। बताओ वर्क डन को कैसे कंपेयर करेंगे। तो वर्क डन बाय ए और वर्क डन बाय बी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर फोर्स ऑफ ए इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है, फोर्स ऑफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। फोर्स ऑफ ए कितनी है हमारी, ये है 40 kgf और ये कितनी है 30 kgf, कैंसिल कर लेंगे तो रेशियो आएगा 4:3। फर्स्ट में ये आ रहा है हमारा 4:3, लेकिन पावर डेवलप में 1:1 आना चाहिए। तो पावर ए और पावर ऑफ बी, पावर के लिए वर्क डन अपॉन क्या करते हैं, टाइम करते हैं। तो आप क्या कर लो, ये वाला जो रिलेशन है फोर्स इंटू ए, ये फोर्स ऑफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऑफ ए। ए का टाइम कितना देखो, ए को लग रहा है 4 मिनट, 4 मिनट कह लो आप इसको, या फिर इसको सेकंड में भी चेंज कर सकते हो, 4 × 60, ओके, डिवाइड बाय, ऐसे ही फोर्स ऑफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कितना लग रहा है इसको, 3, तो 3 × 60, वही है, इसको इधर मल्टीप्लाई और सबसे ऊपर ये इधर आएगा, फोर्स ऑफ ए इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में 460 इंटू ये वाली वैल्यू फोर्स ऑफ बी इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये सबसे नीचे वाली सबसे ऊपर, 60 से 60 कैंसिल हो रहा है, एस से एस कैंसिल हो रहा है। ये फोर्स ऑफ ए हमारा कितना आ रहा था, 40 kgf इंटू में 3, फोर्स ऑफ बी आ रहा था 30 kgf इंटू में 4, ये वाला 4, यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, 4 से 4, 3 से 3, इसलिए यहाँ आ रहा रेशो 1:1। सिंपल था ये क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है कि मैन रेजेस अ बॉक्स ऑफ 50 kg टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकेंड। ये भी सेम क्वेश्चन है हमारा, कि इसमें वेट दे रखा है जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं मास है इसका 50 kg, ओके, टू अ हाइट, कितनी हाइट है इसकी, 2 मीटर, टाइम कितना है 20 सेकेंड। वाइल अनदर मैन रेजेस द सेम बॉक्स, सेम बॉक्स मतलब मास दोनों इसका सेम होगा, सेम हाइट, तो हाइट इसकी सेम होगी 2 मीटर, लेकिन टाइम 50 सेकेंड लग रहा है इसको, पहले वाले को लग रहा था 20 सेकेंड। कंपेयर करना वर्क डन और पावर, तो वर्क डन और पावर को कंपेयर कर लो सिंपल। तो ये तो पहले का तो आंसर 1 बनाना चाहिए, क्यों भाई, इसका वर्क डन ऑफ ए, ये ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो वर्क डन ऑफ ए अपॉन वर्क डन ऑफ बी करेंगे। इसका मास और इसका मास सेम है, जी दोनों के लिए सेम होगा, mgh, हाइट दोनों के लिए सेम है, ठीक है। यहाँ भी मास, ग्रेविटी और हाइट दोनों के लिए सेम है, जो मास इसका वही मास इसका है, जो हाइट इसकी वही हाइट इसकी, ठीक है। और जी दोनों के लिए सेम रहता है, तो 1:1 आ गया। सेकंड में, सी के सेकंड में हमें क्या करना है, पावर्स करने के लिए, पावर ऑफ ए और पावर ऑफ बी करने के लिए डायरेक्ट आप क्या कर दो, ये तो वैल्यू सेम ही है, तो हम क्या कर देंगे, इनके टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे। हम इनके टाइम का रेसिप्रोकल कर देंगे कि 1 अपॉन टाइम ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं ये mgh, ये क्या हो गया, वर्क डन ऑफ ए अपॉन में टाइम ऑफ ए है 20 सेकेंड, वर्क डन अपॉन बी, और टाइम है कितना हमारा 50 सेकेंड, इसको कैंसिल हो जाएगा, ये 50 जाएगा सबसे ऊपर, तो 50/20 रेशो कितना हो जाएगा 5:2, तो इसका 5:2 आ रहा होगा, ठीक है, 5:2 आ रहा है। अब कैलकुलेट करना है वर्क डन
एंड द पावर डेवलप्ड बाय ईच मैन, अगर जी की वैल्यू है 10। ओके, तो इनकी पावर और क्या निकालनी है हमें, वर्क डन, दोनों का अलग अलग निकाल दो। पहले हमें निकालनी है वर्क डन और फिर पावर, ठीक है। तो अगर हम वर्क डन निकालते हैं ए का, तो वर्क डन ऑफ ए कितना आएगा, वही सेम हमारा किसका आएगा, बी का आएगा। तो एम जी एच होगा, मास कितना 50, और जी की वैल्यू लेनी है 10 और हाइट लेनी है 2। सोल्व कर रहे हो कितना आ रहा है, 10,000, तो 1000 जूल। यही होगा किसका, बी का, क्योंकि दोनों का सेम है। एम जी एच है इसका भी यही होगा 1000 जूल, ठीक है। फिर अगर इनकी पावर की बात करें, पावर ऑफ ए, तो बस आपको एम जी एच को किससे डिवाइड करना, टाइम से। एम जी एच आया हमारा 1020 से डिवाइड करोगे आप फर्स्ट में, तो आएगा 50 क्या वाट। और पावर ऑफ बी अगर हमें फाइंड करना, तो एम जी एच को किससे डिवाइड करोगे, टाइम ऑफ बी से, ये ए का टाइम है। तो 1000 को फिर किससे डिवाइड करोगे, 1000 को फिर डिवाइड करेंगे किससे, 50 से। ये 5 2 10 20 वाट, ठीक है। ये आंसर सारे होंगे इसके, ठीक है, बिल्कुल 1000 1000 50 50। 16 वाले में, ए बॉय टेक्स 3 minutes टू लिफ्ट अ 20 लीटर वाटर बकेट फ्रॉम अ 20 मीटर डीप वेल। तो इसमें हमारा वही है कि लीटर वाला सिस्टम आ गया, जैसे हमने उसको वॉल्यूम गिवन की थी, इससे हमने क्या फाइंड किया था, 20 लीटर। और इसमें इसकी वाटर की डेंसिटी वही 1000, तो पहले की तरह बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो उसी की तरह सेम इसका 20 kg आ जाएगा। अगर इसमें हम क्या लगाएं, डेंसिटी वाला रिलेशन लगाएं, तो 20 kg क्या आ जाएगी, इसकी मास आ जाएगी। इसकी मास कितनी आ जाएगा, 20 kg। तो वॉल्यूम 20 लीटर आ रहा है, तो मास कितनी आ जाएगा, 20 kg आ जाएगा वाटर वाले केस में। क्योंकि हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1000, वॉल्यूम कितनी है 20, लेकिन लीटर में है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से 1000 कैंसिल, तो मास 20 kg आएगा, सिंपल। फिर 20 मीटर डीप है, मतलब हाइट है 20 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, ऐसे टाइम कंज्यूम लग रहा है 2 मिनट। एक बॉय को लग रहे हैं 3 मिनट, अच्छा एक हाँ लड़का है और एक उनके पिताजी हैं, ठीक है। तो ये बॉय वाला केस है हमारा 3 मिनट वाला, और फादर वाले केस में क्या लग रहा है, फादर वाले केस में सिर्फ इसी में क्या लग रहे हैं, 2 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। इसी केस में सिर्फ क्या लग रहे हैं, 2 मिनट। सभी चीज़ें सेम है, मास सेम, हाइट सेम, टाइम सिर्फ डिफरेंट है। ओके, क्या करना है, वर्क एंड पावर, कंपेयर द वर्क एंड पावर, ठीक है। वर्क और पावर को कंपेयर करना है, तो सबसे पहले वर्क और पावर को कंपेयर करते हैं। तो वर्क वही आएगा सेम हमारा 1:1 ही आएगा। अगर हम वर्क को कंपेयर करते हैं, वर्क ऑफ सन, वर्क ऑफ फादर, एम जी एच रहेगा, एम जी एच ही रहेगा। दोनों का मास सेम है, दोनों केसेस में मास सेम है, ठीक है। दोनों केसेस में हाइट सेम है, तो बस जी की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो रेशो 1:1 आएगा। लेकिन इसी में ही अगर हम क्या करें, इसमें ए पार्ट इसी का, इसमें बी पार्ट, इसी में अगर हम पावर का कंपैरिजन करें, पावर ऑफ सन अपन पावर ऑफ फादर, तो वही है एम जी एच को किससे डिवाइड कर दो, वर्क को किससे डिवाइड कर दो, टाइम से। सन का टाइम कितना आ रहा है 3, इंटू 60 भी कर सकते हो, लेकिन 60 करने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, वो 60 कैंसिल ही हो जाएगा। फिर यहाँ एम जी एच, यहाँ क्या कर दोगे 2, और फिर यहाँ पर ही 60 कर दो। एम जी एच से एम जी एच कैंसिल, 60 60, 2 सबसे ऊपर, 2/3 ये आ जाएगा। इसमें ये आ रहा है, ऐसे ये आ रहा है। फिर बी वाले पार्ट में कह रहा है कि हाउ मच वर्क ईच डस, कितना वर्क हर एक कर रहा है, हर एक बंदा कितना वर्क कर रहा है ये भी बताना है। तो देखो आप, हर एक बंदा कितना वर्क कर रहा है देखेंगे अब इसमें। ये बी पार्ट बता रखा है इसका, ये फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये है बी पार्ट। वर्क, वर्क इज इक्वल्स टू एम जी एच निकालेंगे। अगर हम सन का वर्क निकालते हैं तो एम मास 20, जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी 20, जी की वैल्यू 10 लेनी, 9.8 लेनी है जी की वैल्यू, 9.8 ले लो। इस केस में कितना आंसर आएगा, 4 4 2 2 4, 400 इंटू 9.8, पॉइंट हटाओगे नीचे, 10 से 10 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई, 4 8 जा 36, 32 सॉरी, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 9 जा 36,
और 3 39 और यहाँ एक ज़ीरो और ये वैल्यू आ रही है 3920 और इसमें दे रखा 3.92 किलो जूल। अभी तो किलो जूल में करोगे तो 10 टू द पावर क्या करना पड़ेगा इसे हमें किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए, जूल में आंसर आ रहा है इसका। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 टू द पावर 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 टू द पावर 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, 10 टू द पावर 3 से डिवाइड और 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.92। यहाँ जीरो लगाओ या मत लगाओ और ये 10 टू द पावर 3 की जगह हम किलो जूल लिख सकते हैं, ऐसे बोला है इसने। दोनों के लिए वर्क डन सेम आएगा, किसके लिए, फादर के लिए और सन के लिए, क्योंकि फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही लग रहा है। तो ये भी आंसर 3.92 इंटू 10 टू द पावर 3 नहीं लगाना, किलो जूल लिख देना है बस। ओके, ये है इसमें बी पार्ट इसका। तो ये इसके न्यूमेरिकल्स थे। तो इसका जो बी पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। अभी के लिए इतना रखते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, बिल्कुल समझ में आया हो कुछ, तो प्लीज़ लाइक करें, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं कि भाई आपको क्या चीज़ें रह गई, क्या चीज़ें में आपको डाउट है। तो बस अगर आपको समझ में आ गया तो बस आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। अगर आप एक बार और अपने आप से प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चंस आपके सिंपल हैं, बिल्कुल ईजिली आप इनको कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए लेक्चर में आपकी हेल्प के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।